एक सुरक्षित यात्रा। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के बारे में बातचीत अतिदेय है। उन्हें पैदल चलने वालों को भी शामिल करना चाहिए। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री और केपीएमजी समूह के वैश्विक रणनीति निदेशक जहांगीर पंडोले की इस महीने की शुरुआत में एक कार दुर्घटना में हुई दुखद मौत ने सड़क सुरक्षा के मुद्दों को तेजी से ध्यान में लाया है। यह लंबे समय से लंबित था। नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश की सड़कों पर हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। अतीत में सरकार ने और बड़े पैमाने पर दंडात्मक उपायों का उपयोग करके समस्या से निपटने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, मोटर वाहन अधिनियम 2019 यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए कड़े जुर्माने का प्रावधान करता है। लेकिन जैसा कि एनसीआरबी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं, सड़क सुरक्षा कानूनों के कड़े प्रवर्तन के कार्य से कहीं अधिक है। हाल ही में हुई बातचीत ने कार में सुरक्षा सुविधाओं पर लाभकारी प्रकाश डाला है। उदाहरण के लिए, पीछे की सीट बेल्ट और एयरबैग, जो दुर्घटना के प्रभाव को कम करते हैं। नीति निर्माताओं का ध्यान देश की सड़कों और राजमार्गों की खराब स्थिति की ओर भी गया है। अब इस समाचार पत्र द्वारा एक आरटीआई आवेदन की प्रतिक्रिया से पता चला है कि प्रारंभिक जांच में दुर्घटना स्थल पर कई कमियां सामने आई हैं, जिसमें मिस्त्री और पंडोले के जीवन का दावा किया गया था। 3 लेन का 2 लेन में अचानक विलय, साइनबोर्ड की अनुपस्थिति, सड़क डिवाइडरों पर वाहन चालकों और पीले ब्लिंकर की कमी को सतर्क करने के लिए। यह दुर्घटना इस साल ठाणे और पालघर के बीच 100 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर 250 से अधिक सड़क हादसों में से एक थी। इस वर्ष इस स्थल पर कथित तौर पर 60 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इस दुर्घटना स्थल पर सुरक्षा उपाय करने की तात्कालिकता को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। इस त्रासदी से सही सबक सीखने और बड़े पैमाने पर देश के लिए सड़क सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह वाहन उपयोगकर्ता को वाहन में बुनियादी सुरक्षा सुविधाओं का उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने के साथ साथ सड़कों और राजमार्गों को जोखिम मुक्त बनाने वाली सुविधाओं को स्थापित करने के बारे में भी होना चाहिए। कई अध्ययनों से पता चलता है कि गैर मोटर चालित परिवहन शहरी केंद्रों में सभी आवागमन का 30% से अधिक है। तेजी से, हालांकि, कई बड़े शहरों में पैदल चलने वालों के पास तेज गति वाले यातायात के लिए डिजाइन की गई सड़कों पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पैदल यात्री हताहत के आंकड़े व्यापक रूप से भिन्न हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़े एनसीआरबी की तुलना में लगभग 50% अधिक हैं। यह एक संकेत है कि शायद नीति निर्माण में मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, भारत की सड़क सुरक्षा समस्या का समाधान समावेशी नहीं हो सकता है। यदि यह पैदल चलने वाले या साइकिल से स्कूल जाने वाले बच्चे या मोटर चालित परिवहन का उपयोग नहीं करने वाले कर्मचारी की आवश्यकताओं के साथ न्याय नहीं करता है। हिंदू, खतरनाक क्षण। पुतिन को असफलताओं को युद्ध की अतार्किकता के प्रमाण के रूप में देखना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिटेन में अपने विशेष सैन्य अभियान की आंशिक सैन्य मोबिलिसा सीमा की घोषणा की और असफलताओं के जवाब में संघर्ष को आगे बढ़ाने की तैयारी की। उनकी मूल योजना सीमित युद्ध के माध्यम से अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने की थी। उसने 1,50,000 से अधिक सैनिकों को जुटाया था और 24 फरवरी को कई मोर्चों से यूक्रेन में एक तेज जोर देने का आदेश दिया था। लेकिन यह योजना काफी काम नहीं आई, क्योंकि यूएस और यूरोप द्वारा सैन्य और आर्थिक रूप से समर्थित यूक्रेनी बलों ने दुश्मन की प्रगति को धीमा कर दिया और आक्रमण को रूसियों के लिए महंगा बना दिया।
इससे पहले श्री पुतिन को कीव और खार्किव के आसपास से सैनिकों को वापस लेना पड़ा और यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, जहां रूसियों ने क्षेत्रीय रियाल लाभ कमाया। लेकिन रूस को इस महीने की शुरुआत में उत्तर पूर्व में खार्किव ओब्लास्ट में अपनी पहली बड़ी बैटलफील्ड हार का सामना करना पड़ा, जहां उसके सैनिकों को एक बिजली यूक्रेनी जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है कि इस झटके ने क्रेमलिन के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के कदम को तेज कर दिया था। लुहांस्क में रूस समर्थक सिपाही, पूर्व में डोनेत्स्क और दक्षिण में खेरसोन और जापोरिज्या अब रूसी संघ में शामिल होने पर जनमत संग्रह कराने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि पहले मतदान से पहले ही परिणाम ज्ञात हैं, युद्ध पूर्व सीमाओं के आधार पर संघर्ष के बातचीत के समाधान की संभावना पर अब दरवाजा बंद हो रहा है। श्री पुतिन के लिए वृद्धि विज्ञापन जोखिम के साथ आती है। वह पहली बार में सीमित बलों के साथ यूक्रेन में गया क्योंकि वह जानता था कि एक सामान्य लामबंदी, जिसे राष्ट्रव्यापी भर्ती की आवश्यकता होगी, अलोकप्रिय हो सकती है। लेकिन लगभग 8 महीने बाद, उनका युद्ध न केवल अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है, जिसमें यूक्रेन का विसैन्यीकरण शामिल है, बल्कि एक मजबूत नाटो को यूक्रेन के पीछे अपने सामूहिक वजन को फेंकते हुए और रूसी सीमाओं में खुद को आगे बढ़ाते हुए देखा है। फिनलैंड और स्वीडन इसके सदस्य हैं। श्री पुतिन और उनके रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बुधवार को चुनौतियों का नेतृत्व किया। अगर श्री पुतिन, जिन्होंने परमाणु खतरे को कम किया, ने कहा कि उनके सैनिकों को यूक्रेन में पश्चिमी सैन्य मशीन का सबसे अच्छा सामना करना पड़ रहा है, तो श्री शोइगु, जिनके एमआई ने अब तक सैन्य अभियान को युद्ध कहने से परहेज किया था, ने कहा रूस आज सामूहिक पश्चिम के साथ युद्ध में है। युद्ध के मैदान में असफलताओं, प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हुए श्री पुतिन का मानना कि आगे बढ़ने का रास्ता है। लेकिन इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि आंशिक लामबंदी से त्वरित परिणाम प्राप्त होंगे और यह अच्छी तरह से वृद्धि के चक्र को गति प्रदान कर सकता है। इसका मतलब है कि युद्ध कहीं अधिक खतरनाक चरण में प्रवेश कर रहा है।